हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है HPSC PGT हिंदी का जो लिखित पेपर है, यानी आपका जो स्क्रीनिंग पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, उसकी क्लास है, जिसमें आपके रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा और प्रश्न 10 नंबर का भी हो सकता है। तो ये क्लास आपको 10 से यानी 10 नंबर का आएगा तो 8-9 नंबर आपको दिला सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें, और निरंतर क्लास चाहते हो, निःशुल्क संपूर्ण पाठ्यक्रम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सकें। तो देखें, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? नान भाई आप सभी जानते हैं, जो रोटी यानी खाना बनाने का काम करते हैं, उसे नान भाई कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, नान भाई का अर्थ है, यानी मसीहा क्यों कहा जाता है। पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, फिर हम उत्तर करेंगे। तो देखें, नान भाई का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने व बेचने का काम करने वाला व्यक्ति, यानी रोटी बनाकर बेचने वाला, यानी रोटियों को अपने व्यवसाय में शामिल करने वाला व्यक्ति। मियां नसरुद्दीन भी एक प्रतिभाशाली नान भाई था। उन्हें नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वे खानदानी नान भाई थे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि वे विभिन्न प्रकार की रोटी बनाते थे, रोटी बनाकर बेचने का काम करते थे, यानी रोटी बनाना उनका व्यवसाय था। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन एक प्रतिभाशाली, यानी प्रतिभाशाली मतलब विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते थे। पता है, आपने कहानी में पढ़ा होगा, 56 प्रकार की रोटी बनाते थे। उन्हें नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें खानदानी नान भाई थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा परदादा थे, वो खाना बनाने का ही काम करते थे। उनके पिता का नाम ध्यान रखेंगे, पिता बरकत शाही नान भाई गड़िया वाले नाम से जाने जाती, यानी गड़िया वाले उनकी जो एक जगह है, जो उनकी जन्मभूमि थी, जहाँ पर वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते थे, तो उसी जगह का नाम ही गड़िया वाले बोलने लगे। ठीक है, इनके पिता बरकत शाही नान भाई गड़िया वाले के नाम से जाने जाते थे। अब उनके दादा का नाम भी आप याद रखेंगे। उनके दादा का नाम है आला नान भाई मियां कलन के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या थे? आला नान भाई मियां कलन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे जामा मस्जिद के मटिया महल गड़िया मोहल्ले के अकेले खानदानी नान भाई थे। अब उनकी जहाँ वो खाना बनाने का काम करते थे, वहाँ उस जगह का आप नाम याद रखेंगे, जामा मस्जिद के मटिया महल के गड़िया मोहल्ले, जो गड़िया मोहल्ले है, उसमें खानदानी नान भाई थे। इनके यानी खानदानी नान भाई का मतलब पहले उनके दादा ये काम करते थे, फिर उनके पिताजी करने लगे, फिर मियां नसरुद्दीन यानी उनके पुत्र करने लगे। तो इस तरह से उनकी 3 पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा था। वे नान भाई की कला में प्रवीण थे और वे इस प्रकार की कला के पारखी भी थे। यानी पारखी का मतलब होता है निपुण, यानी किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना, तो यानी कला में दक्ष होना। वे चाहते थे कि इस कला को सम्मान की दृष्टि से देखें। वे चाहते थे भाई ये लोग है ना, मतलब इस कला को सम्मान की दृष्टि से हमें समाज में सम्मान प्राप्त हो। इन सब बातों को देखते हुए कहना है कि मियां नसरुद्दीन भाइयों के मसीहा कहा जाता था, यानी नान भाइयों का मसीहा कहा जाता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना। मियां नसरुद्दीन की लेखिका, जो हमारी लेखिका है कृष्णा सोबती जी, नाम बता देती हूँ आपको, कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? भाई क्या कारण था कि जो हमारी लेखिका थी वो मियां नसरुद्दीन के पास गई थी, और क्या कारण था? तो देखेंगे, लेखिका एक दोपहर जामा मस्जिद से मटिया महल गड़िया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी। तब उनकी नज़र बिल्कुल साधारण सी दिखाई देने वाली दुकान पर पड़ी, क्योंकि वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जब हमारी लेखिका दोपहर सुबह के बाद का जो समय होता है, दोपहर, जामा मस्जिद के मटिया के गड़िया मोहल्ले वहाँ से निकल रही थी, तो उनकी नज़र एक साधारण सी दुकान पर पड़ी और वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी। वहाँ आटा भी साना जा रहा था। साना जा रहा मतलब कि आटा गूंदा जा रहा था। लेखिका ने शायद सेवैयाँ बनाने की दुकान, उसे लगा कि शायद यहाँ सेवैयाँ बनाने की दुकान है।
परंतु पूछने पर पता लगा कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की एक दुकान है। ये पता चलने के मियां नसीरुद्दीन मुलाकात करने का निश्चय कर उसको दुकान पर प्रवेश कर गई। अब लेखिका ने आसपास पूछा कि भाई यहाँ सेवइयाँ बनाई जा रही है कि, तो लोगों ने कहा नहीं, इससे सेवइयाँ नहीं, ये मियां नसीरुद्दीन जो खानदानी नानबाई है उसकी दुकान है, यहाँ क्या रोटियाँ बनाई जाती है। तो मियां जब हमारी लेखिका को उत्सुकता हो गई भी किस प्रकार से रोटियाँ बनाई जाती है, कैसी, तो ये सुनकर उनसे मुलाकात करने उनकी दुकान में चली गई। तो ये प्रश्न समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं निरंतर ये क्लास आपके लिए चालू रखूँगी। अगर आपने मेरे द्वारा किए गए प्रश्न अगर आपने कर लिए, ये नहीं कि मैं जो करवा रही हूँ ये मतलब कोई भी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण यहीं से प्रश्न आएंगे, ये मैं दावा करती हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप जुड़े रहे मेरे साथ, तो आपका पेपर कोई भी क्वालिफाइड करने से नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान से और पूरी तन्मयता सुनना भी है और देखना भी नहीं समझ। और ये पीडीएफ भी मैं बिल्कुल निःशुल्क शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम से, और व्हाट्सएप लिंक से भी आप जरूर जुड़ेंगे। व्हाट्सएप लिंक आप मेरे से चर्चा कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको अगर समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से चर्चा कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो वहाँ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। सब कुछ इतना निःशुल्क मिल रहा है, फिर भी पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने में आप क्यों कंजूसी करते हो। ना आपके पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है तो मेरी लगती है। आपको तो पक्की पकाई खिचड़ी दे रही हूँ, सिर्फ आपको खाना है और उसे हजम करना है, अपने पेपर को पास करके दिखाना। मुझे बस इसी कमेंट का इंतजार है कि मैम मेरा पेपर क्वालिफाइड हो गया, यानी मेरा चयन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, मैं ये सुनना चाहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। अब देखो, अब तक वो लेखिका से बात कर रहे थे, कौन मियां नसीरुद्दीन। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ प्रश्न में आपको करवाया, नहीं, वहाँ आप जब इस कहानी को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन कहानी पढ़ने की इतनी आवश्यकता है, जैसे जैसे मैं प्रश्न करवाती जाऊँगी आपको जानकारी होती जाएगी, ठीक है। जब लेखिका मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ बावर्चन में काम किया था, जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि आपके यो मियां नसीरुद्दीन ने इस हमारे में बोला है कि हमारे बुजुर्ग बादशाह के यहाँ बावर्ची का काम करते थे, नहीं खाना बनाने का काम करते थे। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे। मियाँ ने कहा कि बादशाह सलामत हमारे बुजुर्गों से कहा, मियाँ नानबाई की कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि आग से पके, न तो वो आग से पके, ठीक है, और न पानी से बनी। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि जब बादशाह ने हमारे बुजुर्गों को कहा कि मियां नानबाई यानी नानबाई जी कि ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो कि ना तो आग से पके, वही चीज़ तो आग से पकती है, और ना पानी से बने। हर कोई भी आप खाना लगाए सब में पानी लगता ही लगता है। लेकिन मियां नसीरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। याद देखा जाए तो एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार भी है, लेकिन आप अलंकार नहीं करोगे, क्योंकि अलंकार वैसे समझाने के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ बनाओ ना आग से पके न पानी से बने। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसी पकवान बनाया कि जिसे बादशाह ने खूब खाया और खूब सराहा। तो हमारे बुजुर्गों यानी मियां नसीरुद्दीन कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा पकवान बनाया जिसे बादशाह ने खूब खाया और खूब सराहा। तो लेखिका ने पूछा कि किस बादशाह सलामत से, बादशाह जफर या फिर फिर वो रुक गई। डॉट का मतलब है कि आपके जो आपके पूर्वज थे, आपके जो दादा परदादा थे, किस बादशाह के यहाँ काम करते, बादशाह जफर या कोई और बादशाह। इतना सुनते ही मियाँ को लेखक की बातों में दिलचस्पी न रही, क्योंकि उसे लगा कि लेखक न जाने कैसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रही है, उल्टे सीधे। उनके मन में संदेह होने लगा। तो देखिए, जब उन्होंने पूछा कि आपके जो पूर्वज थे किस बादशाह जफर के काम करते थे या किसी और बादशाह के, तो उनको ये दिलचस्पी, ये तो बहुत ज़्यादा सवाल कर रही है। अब ये इतने एक बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, भाई इतने सवाल कर रही है, तो उससे एक तरह से डाउट होने लगा, संदेह होने लगा, और उनकी दिलचस्पी में लेखिका की बातों से कम होने लगी। वे सोचने लगे कि न जाने कौन सी बात पूछे जिसका उसे पता न हो। मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका बातों में समाप्त होने लगी थी। अब उनको लगने लगा कि मैं जो बोलूँगा पता नहीं उसमें से कौन से सवाल पूछ ले, इसलिए तुम चुप रहो। उन्हें उनकी दिलचस्पी उससे बात करने में नहीं रही थी। तो ये उनकी बातें समाप्त होने लगी थी, धीरे धीरे वो बातों का जवाब नहीं देने लगी थी। तो ये आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, ये 10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे।
मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किस दबे हुए अधड़ के आसार पर मजमून ने छेड़ने का फैसला किया? इस कथन के पहले और बाद के प्रश्न का उल्लेख कीजिए। जो मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देखकर मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। तो यहाँ देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे आप पढ़ोगे समझ में आता चला जाएगा। जब मियां नसीरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों के उत्तर देता हुआ व्याकुल सा हो गया तो उसने लेखिका के प्रश्नों को उल्टे सीधे जवाब देना आरंभ कर दिया। मतलब उसकी व्याकुलता खत्म होने लगी थी भाई, क्योंकि वो उल्टे सीधे जवाब देने लगा। उसे अब बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी लेखिका से। जब लेखक ने पूछा कि आपके वालिद किस बादशाह सलामत के बावर्ची खाने में काम करते थे, तो मियां ने कहा कि जाफना बादशाह सलामत के यहाँ और किसके। तो अब उन्होंने जवाब दिया कि आपके, मतलब उन्होंने, लेखिका ने पूछा था कि आपके बादशाह किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, आपके पूर्वज। तो उन्होंने कहा कि जाफना बादशाह सलामत के और किसके। लेखक ये भी पूछना चाहते थे कि उसके कितने बेटे बेटे हैं, किंतु मियां के चेहरे पर अधड़ आसार देखने पर उस प्रश्न छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो अब वो ये भी पूछना चाहते कि अपने कितने, यानी आपकी कितनी संतान है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां। लेकिन क्या उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी वो सवाल का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने वही छोड़ दिया उसको, सवाल को उसने नहीं पूछा। लेखिका को लगा था कि मियां बादशाह सलामत अपने बताने में चक्करे और हमारी सारी बातें प्रश्न करने में व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। तो उन्हें लगा कि अब ये बात करने में झिझक रहे, मतलब वो अब बात का उत्तर नहीं देना चाहते हैं और इन हमारी बातें व्यर्थ लग रही हैं। तब लेखिका को प्रश्न न पूछने पर बुद्धिमान समझी और लेखिका ने भट्टी कितने प्रकार की रोटियां बनाई जाती है, मतलब उसने अपनी बातों को अपने मन में ही रखा। वो पूछना चाहती थी कितने आपके बेटे हैं, कितनी बेटियां, लेकिन जब उनका चेहरा देखा कि ये अब सवाल का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो उन्होंने अपना सवाल अपने अंदर ही रखा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कितने प्रकार की रोटियां बनी। अब उन्होंने दूसरा सवाल किया, उस सवाल को तो छोड़ दिया उसने, अपने कितने बेटे और कितने बेटे। अब उनका दूसरा सवाल था वो भी खाना बनाने से संबंधित, आप कितने प्रकार की रोटियां बनाते हो। तो तब मियां नसीरुद्दीन ने देखी कि क्या क्या बताया। इस पर मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि भट्टी पर बाकर खाने, शीर माल, ताफ्तानी, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबानी, तुनकी आदि किस्म की रोटियां बनाई जाती। स्पष्ट मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नों के उकताने पर मियां के मिजाज में अंतर आ गया। अब क्या है, उसके भाई जो मतलब का सवाल था, जिसके वो अपने व्यवसाय को एक कला का दर्जा दिया, बड़े हुनर था उनके अंदर और वो बहुत प्यार करते थे अपने व्यवसाय से। रोटी बनाना उन्हें गर्व महसूस होता था, तो तभी तो इतनी प्रकार के अपने कला को और निखारते थे। तो उन्होंने ये सवाल का जवाब बड़ा खुश होकर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है आपके सामने। पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखक ने कैसा खींचा। अब मियां नसीरुद्दीन का लेखिका है, जो हमारी लेखिका है, उन्होंने मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र कैसे खींचा, मतलब वो किस प्रकार के, उन्होंने समझा कि वो किस प्रकार के इंसान थे। तो देखेंगे आप, लेखिका के अनुसार मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष के थे, मतलब लगभग उनकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष की होगी थी। उसकी आयु का प्रभाव उसके चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता है, मतलब कि जो उनकी जो उम्र थी उनका प्रभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेखक के अनुसार वे बड़े बातूनी और मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे, मतलब कि लेखिका के अनुसार वो बड़े बातूनी यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाले थे। मियाँ मिट्ठू यानी मियाँ मिट्ठू का मतलब अपनी तारीफ खुद करने वाले बुजुर्ग थे, अपनी तारीफ खुद कर रहे थे ना, मैं 56 प्रकार की रोटियाँ बना सकता हूँ। हमारे पूर्वज यानी पूर्वजों की तारीफ कर रहे थे कि जो आग में पके ने और पानी इससे बने ने, ऐसा खाना बनाया हमारे बुजुर्गों ने, जिसे उसने बादशाह ने खूब सराहा और खाया भी। तो इस तरह से अतिशोक्ति अलंकार वो, मतलब ऐसा मुमकिन संभव नहीं है कि भाई, लेकिन फिर भी वो बात कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व तो साधारण था, मतलब साधारण किस्म के इंसान थे। वे हाजिर जवाबी व्यक्तित्व के धनी भी थी, यानी जब लेखिका उनसे सवाल कर रही थी तो वो तुरंत जवाब दे रहे थे, तो तुरंत हाजिर जवाबी थी। उन्हें स्वभाव में स्नेहकम और रूखा ही अधिक थी, यानी उनका स्वभाव था तो एक तरह से रूखा था, यानी रूखा मतलब कि स्नेह भरा नहीं था, मतलब प्यार करने वाले, यानी प्यार से नहीं, अपने आप में जिस बोलते ना, जिसको आप गांव देहात में बोलते अकड़ वाला था। वे तालीम और सीख के स्पष्ट विचार रखते थे, यानी तालीम वो कहते थे किसी भी कार्य को नियमों से नहीं होता है, काम करके देखोगे, यानी जो आपका साइकोलॉजी कहता है ना, करके सीखना, तो वही वाली बात थी। मियां नसीरुद्दीन कहते थे काम करने से आता है, नियमों से नहीं आता है। वो सदा काम में लगे रहते और दूसरों का शोषण करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो काम करने में विश्वास रखते थे, बड़े मेहनती थे।
दूसरों का शोषण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे अपने पंचजारी समान के समझते थे, वे अपने आप को पंचजारी के समान समझते थे। बादशाह सलामत में अत्यंत निंदा की बातें सुनकर अपने बुजुर्गों की मानता सिद्ध करने विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। अब बादशाह के साथ जोड़कर यानी हमारे जो पूर्वज है बावर्ची का काम बादशाह सलामत के यहाँ करते थे, और ये बताकर उन्हें बड़े गर्व महसूस होता था, आनंद की अनुभूति होती थी। मतलब कि वो अपने आप को इतना ऊंचा समझते थे कि हम काम करने में, यानी खाना बनाने में इतनी महारथी है कि बादशाह भी हमारे हाथ का खाना खाकर खुश होते थे, उन्हें सराहते थे। ठीक है, वे खाना पकाने कला में निपुण थे। उसके चेहरे से अभी उनके चेहरे से क्या है, उनके काम की यहाँ लाइन ये होगी, उनके काम की जो थी, जो अनुभव उनसे स्पष्ट झलकता था। तो इस प्रकार से इनका ये रहा है परिचय। ठीक है, तो यहाँ आपके 5 प्रश्न पूरे होते हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और करवा देती हूँ। वैसे ये प्रश्न 2 क्लास में हमारे संपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बात अच्छी लगी थी? मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, यानी आप अपने विचार से लिखोगे। अब मैं ये बताने से पहले, यानी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आपने ये अपना लेसन पाठ आप खुद पढ़ोगे, प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी। ठीक है, और इस प्रकार से करवाऊंगी, देखना आप मतलब कि ये लिखोगे ध्यान से पढ़कर तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, निरंतर क्लासेस चालू रखेंगे। आपको क्या करना है, अब बस मुझे कुछ नहीं देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटे के निशान को दबा लोगे और एक लाइक कर दोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखोगे कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, पहले मैं इसकी पीडीएफ बनाती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर इसे अपलोड करना बहुत मेहनत लगती है। एक क्लास में 4 घंटे लग जाते हैं कम से कम, तो आप इतना तो मतलब दे सकते हो ना कि लाइक कर सकते हो और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, आप ये कहानी पढ़ोगे तो आप देखना कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, लेकिन इसमें वीडियो के और क्या दे रखा है ये आप ध्यान से देखेंगे, फिर आप भी खुद सोचना। 1-2 लाइन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ठीक है, जोड़ सकते हो, ये नहीं कि आप बच्चे हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, PhD वाले भी होंगे कुछ तो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मियां नसरुद्दीन की सबसे अच्छी बात तो यह है कि वे अपने व्यवसाय की कला में निपुण थे, बिल्कुल निपुण थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना, जैसे हम और आप भी रोटियां बनाते हो तो हमें एक ही प्रकार की रोटियां आती है या पराठे बना लेते हैं, बस इतना ही। लेकिन 56 प्रकार की, देखना इतने तो नाम भी याद नहीं रहते। 56 प्रकार की रोटी बनाना कोई छोटी बात नहीं है, सोच के देखो। आज के लोग खानदानी के वैसे को छोड़ते जा रहे हैं, भाई सही बात है। आज के लोग भी देखो, आजकल तो पता ही नहीं कोई, मतलब ऐसे तो मुझे तो जहाँ लग रहा है कि ये अच्छी बात है कि जातिवाद प्रथा हमारे समाज से ख़त्म होती जा रही है, मुझे तो ये अच्छी लगी। अब ये पाठ वाले क्या समझे वो तो ये जाने, लेकिन ये है कि 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे उनके पूर्वज, वो भी बनाते थे। ठीक है, आज लोग खानदानी पेशे को छोड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी पसंद का। अब आप टीचर लगना चाहते हो तो आप में से पता नहीं किस किस कास्ट का, मैं हालांकि मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी कोई SC का है, कोई BC का है, कोई जनरल का है, और सभी क्या है टीचर बनेंगे। ठीक है, बन सकते हैं अपने काबिल के अनुसार, अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु उसे खानदानी पैसे पर गर्व और अपने व्यवसाय को उन्नत कर रहे हैं। लोग उनकी कला को लोग पूर्व कला को जीवित रख सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वो अपने खानदानी पेशे को अपना रहे हैं और उस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि अपने खानदानी पेशे को आगे ले जाना, व्यवसाय का रूप देना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कला, मतलब अपनी कला को जीवित रखें, अपनी जिसे आपके अंदर कोई कला है तो आप ये नहीं सोचोगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया हम वही करेंगे, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने पूर्वजों की कला को अपनाया और उस कला को और नया रूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्हें अगर अच्छी बात तो ये है क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों से लगाव है और अपने व्यवसाय से भी लगाव है। लेकिन आजकल के ज़माने में मुझे देखा भाई उनकी पसंद तो अलग बात है, लेकिन किसी पर थोपनी नहीं चाहिए ये बातें कि आपके पूर्वज जो कर रहे थे वही आप करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन की दूसरी अच्छी बात है कि वो शिक्षा संबंधी, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि काम सीखने से आता, नसीहतों से नहीं। ठीक है, ये थोड़ी PDF में नसीहतों लिखा है, इसमें थोड़ी सी कई बार हाथ हिल जाता है बनाते हुए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि सीख और शिक्षा संबंधी ये विचार थे कि काम मतलब नियम आपको बता दे कि आपको ये पाठ पढ़ना है। अब मैं बता दूं कि ये मियां नसरुद्दीन वाला पढ़ना है, वो पढ़ना है,
तो ठीक है, ये पढ़ना है, तो ये करने से नहीं आता है। मतलब आप उसे पढ़ोगे, फिर उसे समझोगे, लिखोगे, तभी आपकी तैयारी होगी। तो यही बात मियां नसीरुद्दीन कह रहे हैं कि काम नसीहतों से, नियमों से नहीं आता, उसे करके सीखने में आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो मेहनती है और करके सीखने में विश्वास रखते हैं। कर्म करने में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है। आज लोग आराम तलबे में बढ़कर अपनी कार्य क्षमता को खो बैठते हैं। यानी आजकल के लोग क्या है, अपने आराम करने में व्यस्त रखते हैं, अपनी कार्य क्षमता यानी खुद कार्य करके नहीं देखते हैं। 70 वर्ष की अवस्था पहुँच कर वो खाने को में व्यस्त रहते हैं। यानी 70 वर्ष, सोच के देखिए, 70 वर्ष में इंसान इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन ये क्या है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, यानी मेहनती हैं, आराम बिल्कुल नहीं करते। उनके जीवन की तीसरी बात यह है कि मतलब 2 बातें तो अच्छी हो गई है कि वो काम करने में विश्वास रखते हैं, अपने पूर्वजों की जो कला है, अपने पूर्वजों के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तीसरी बात अच्छी इसमें क्या है, देखेंगे आप, उनकी जीवन की तीसरी बात अच्छी है कि समाचार पत्रों से दूर रहना पसंद करते हैं। यानी समाचार बनाने और समाचार पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लग रहा है कि इस पचड़े में पड़े रहना है, वे कि इस पचड़े में क्यों पड़े, ठीक है। वो समाचार पत्र पढ़ना और बनाने वाले को, दोनों को निठल्ला समझते हैं। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि एक बात का बतंगड़ बोलते हैं ना, एक बात का बतंगड़, एक बात से 2 बातें नहीं, ये निठल्ला, ये कोई कुछ काम की बातें नहीं है। वो समाचार बनाने और पढ़ने वाले को निठल्ला समझते। वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, वो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तभी तो अपने पूर्वजों की कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके चरित्र की अन्य प्रमुख विशेषता है कि वे हुनर का परीक्षण दूसरों को उत्साहपूर्वक देते हैं। अब ये भी बात है कि वो खुद तो करते ही करते हैं, बाकी दूसरों को भी अच्छी प्रकार से सिखाते हैं। दूसरों का शोषण करना उन्हें बुरा प्रतीत हुआ, कभी इन सब विशेषताओं को देखते हुए मैंने से अच्छे इंसान है। भाई देखो, दूसरों का, वो दूसरे की ये जो वो कह रहे थे ना कि मैदे के कितने 2 रुपये और आटे के 1 रुपये, इस तरह दे रहे थे। मैदे के 2 रुपये, और इनकी मजदूरी ने जो काम पर जिसे लग रखते हैं उन्हें अपनी तनख्वाह भी देते हैं, यानी वेतन भी देते हैं जिनको काम पर रखते, तो वो किसी का शोषण नहीं करते हैं। यानी कि वो सिर्फ काम करवा दे फिर पैसे किसी के रख लिए, ऐसा नहीं है कि उनकी उनकी जो बड़ी अच्छी बात है उनके स्वभाव की, ये किसी का शोषण नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास है और अच्छी तरह सिखाते भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके देखो कितने वो रहते हैं। तो कल ये प्रश्न हमारे संपूर्ण हो जाएंगे। मियां नसीरुद्दीन के पाठ की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इसी प्रकार की निरंतर क्लास चाहते तो फिर कह रही हूँ कि निःशुल्क करवा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। PDF में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो, पाठ या अपने विषय से संबंधित, तो वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो। आपस में आप भी एक दूसरे से सहयोग कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। तो व्हाट्सएप से भी आप जुड़े और टेलीग्राम से भी जुड़ेंगे, PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। निरंतर क्लास चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।